एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, सभागार में मौजूद हमारे सभी सांसद गण, सभी एमएलएज और सभी नेशनल काउंसिल के सभी मेंबर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम लगभग 1 साल के बाद मिल रहे हैं और बीच में कोरोना की वजह से भी नहीं मिल पाए थे। आप सबका आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी चीज़ों की। पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते। पंजाब का चुनाव जीतने पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान को सीएम बनने का बहुत बहुत बधाई। इनके सभी मंत्रीगण, इनके सभी एमएलए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा में हमारे 2 एमएलए बने, उन दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर पंजाब के वॉलंटियर्स और पंजाब के एमएलए और पंजाब के मंत्री बहुत बड़ी संख्या में गुजरात गए थे। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए। इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में। और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी सरकार नहीं बनी? आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए। लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी बनेगी। सो मुझे जब ये प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, पंजाब में भी दूसरी बार बनी थी, यहाँ भी दूसरी बार में बनेगी। 2027 में सरकार पक्की बनेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एमसीडी के चुनाव, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था यहाँ पे, उसमें हमने शानदार जीत हासिल की। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई कि हमारी 10 साल पुरानी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय के अंदर, शायद हमारी अकेली पार्टी है कि पार्टी बनते ही 1 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई। उसके बाद 10 साल के अंदर दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बन गई और 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें, हम जनता की बातें कर रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक तरह से फ्रेश हवा का झोंका आया है। लोग तंग आ गए थे इन पार्टियों से। वही वही बातें, वही वही लड़ाई झगड़ा, वही वही चुनाव होते थे तो ये उसको गाली देते हैं, वो इसको गाली देते हैं। कोई जनता की बात नहीं करता। इसने उसको राक्षस कह दिया, इसने उसको रावण कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, आपको इस पे क्या कहना है, इसको
जनता बेचारी देखती रहती है टीवी, ये चल क्या रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली बार एक पार्टी आई है जो चुनाव में जाके कहती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे परिवार वालों का इलाज कराएंगे, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी महंगाई दूर करेंगे, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमें वोट दे दो। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो आज पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 1-2 पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। नंबर 1, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूं। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति। दूसरा, कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं देश की, घर भरने के लिए नहीं आए। वो तो ये लोग कर ही रहे थे, 70 साल से ये लोग कर ही रहे थे। अगर बेईमानी करनी होती तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, वहीं कोई एमएलए बन लेते, पैसा कमा लेते। ये करने थोड़ी आए थे। तो कट्टर ईमानदारी। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री में के बारे में जरा सा पता चलने पे अपने मंत्री तक को जेल भेज देती है। और कोई पार्टी नहीं है भारत के इतिहास में जो अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दे। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री को जेल भेज देती है अगर पता चल जाए कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो कट्टर ईमानदारी, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं। और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की सेवा करना। ये हमारे 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के। और इन लोगों की क्या विचारधारा है? इनमें से एक पार्टी की विचारधारा है गुंडागर्दी। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने पूरे देश के अंदर, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे देश में। गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। जितने देश के ऐरे गहरे लुच्चे लफंगे हैं, सारे इनकी पार्टी में संरक्षण लेने के लिए चले जाते हैं। इनको बाकायदा माला पहना के इन लोगों को, सारे गंदे लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। और दूसरी पार्टी की विचारधारा क्या है? भ्रष्टाचार। इतने भ्रष्टाचार किए उन्होंने, इतने भ्रष्टाचार किए। तो एक तरह से आप देखें तो जनता को इसलिए पसंद आ रहा है हमारी विचारधारा। और दिल्ली में हमने जो गवर्नेंस के काम किए, आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए, और वही काम अब सारे के सारे पंजाब में होने चालू हो गए। तो जनता को अब ये विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। एक अहम मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से
इस देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है वो है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर जब कब छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर चाइना का डट के मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। कई जवानों ने अपनी जान दे दी। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं सब ठीक है। मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि नहीं नहीं सरकार ठीक नहीं बोल रही। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने है। हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। $95 बिलियन 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता।
और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो जो माल, मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो जो चाइना से आया है, और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे, किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम महंगाई खूब हो गई है, एक आम आदमी इस देश के अंदर महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली के अंदर तीसरी बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतना भारी बहुमत हम लोगों को दिल्ली के अंदर दिया। अब एमसीडी के भी चुनाव जिता दिए हम लोगों को, पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार में एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो इतने उल्टे सीधे काम करते थे कि एमसीडी में फिर जनता दुखी होकर दूसरी पार्टी की सरकार बना देती थी। फिर वो एमसीडी वाले इतने दुखी कर देते थे कि फिर दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि 3 बार हमारी सरकार बनी और एमसीडी में भी हमारी सरकार बन गई। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी है। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीजें फ्री है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहर है और हम सोच सकते हैं कि शहरों में नेचुरली महंगाई होती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ तो कहा जाता है ना कि शहर में तो महंगी चीजें हैं, गांव में तो सस्ती चीजें हैं, शहर में तो महंगी चीजें। तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा महंगी होनी चाहिए थी पूरे देश में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा चीजें महंगी दिल्ली में होनी चाहिए थी। सबसे सस्ती दिल्ली है पूरे देश के अंदर, सबसे सस्ती। ये भी एक मॉडल है अपने आप में, दुनिया के लिए मॉडल है। और सबसे में ज्यादा महंगाई कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8% महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है।
तो महंगाई कम हो तो सकती है। शर्त एक ही है, आम आदमी पार्टी जैसी एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकलें, तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। अब पंजाब के अंदर पिछले 7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने कई सारी नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं, कई सारी। और हैं जी 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दिए। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नीयत चाहिए। नीयत खराब है। अब दिल्ली ने यह दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है। और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। जाति के नाम पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस जात के लोग उस जात से लड़ गए, इस जात के, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे मारपीट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे गाली गलौज, गुंडई लफंगई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के अंदर लोग इकट्ठे होके एक साथ काम नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। पहले तो अपने को, देश को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। देश क्या है? 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर ये 130 करोड़ लोग एक साथ मिलके, जिस परिवार के अंदर मान लो 4 भाई हैं और वो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, वो परिवार तरक्की कर सकता है क्या? जो बाप जमीन जायदाद छोड़ के जाता है, उसके भी 4 टुकड़े कर लेगा वो। और जो चारों भाई एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, तो वो बाप जितनी जमीन छोड़ के जाता है, उससे भी 100 गुना जमीन कर लेते हैं वो चारों मिलके, अगर एक परिवार एक साथ रहता है। ये जितने जाति, धर्म, जितने कल्चर, भाषाएं हमारे देश के अंदर, ये 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर हम एक साथ मिलके नहीं रहेंगे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है, वो इस देश की तरक्की करना नहीं चाहती। वो इस देश को 19वीं सदी में ले जाना चाहती है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पे कोई भूखा ना सोए, सबको भरपेट रोटी मिले, और केवल अपने अपने लोगों को नहीं, भारत दुनिया को भी रोटी देने के लिए सक्षम बने। हम खुद तो अपना पेट भरें, हम खुद तो अपना पेट भरें, हम दुनिया के भी गरीब देशों का पेट भरने के लिए समर्थ हों। ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं हम। हमारे देश के अंदर हर बच्चे को, जो भी पैदा हो हमारे देश के अंदर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, गरीब से गरीब बच्चा भी, उसको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बेस्ट शिक्षा मिले। जो अमीर के बच्चे को जिस जैसा स्कूल मिलता है, वैसे स्कूल की और यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की सुविधाएं गरीब से गरीब बच्चे को मिले। और हमारा देश पूरी दुनिया का शिक्षा का हब बने। एक जमाना ऐसा था जहां हमारे देश के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, शर्म की बात है। हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां पे पूरी दुनिया से टॉप की, आज आप टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज ले लो दुनिया की, उन 10 में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है।
हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जब दुनिया की टॉप की 10 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर होंगी और पूरी दुनिया के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं अगर कोई बीमार होगा हमारे देश के अंदर तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। आज जैसे सरकारी अस्पतालों की हालत है, ये हालत सुधारनी है, दिल्ली में सुधार के दिखाई है। मान साहब अब पंजाब में लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर हमें अब सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं, सरकारी सुविधाएं ठीक करनी है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज उसका होना चाहिए। और हम ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत के अंदर आए, ऐसे अस्पताल हम तैयार करेंगे इस देश के अंदर। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उठा के देख लो, जितनी MIT ये सब जितनी है, नासा उठा के देख लो, भारत के लोग भरे पड़े हैं वहां। उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो अपने देश के अंदर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी, कोई बेचारा रिसर्च में आगे बढ़े उसको टांग खींच के सारे नीचे ले आते हैं। हम अपने देश के अंदर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, बेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोलना चाहते हैं, जो भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक दिशा देंगे। मैं इस देश से केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं हम, और ऐसे भारत को अचीव करने के लिए, ऐसे भारत के विजन को अचीव करने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है। जैसा मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है, ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मैं हमेशा कहता हूं कि एक MLA बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक MLA बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी, 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मैं ऊपर वाले से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इतनी असीम कृपा है। उन्हें भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भारत का विजन, जो हम लोगों ने विजन देखा है, वो जल्द अचीव हो और हम इसी तरह से तन मन धन से देश की और समाज की सेवा करते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज पूरी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिषद आपको विश्वास दिलाती है कि पूरे देशवासियों के साथ मिलकर आपने जो आज एक नए भारत का सपना देखा है, दिखाया है हम सबको, उसको पूरा करने के लिए हम सब आपके साथ हैं, रहें और रहें। अब मैं आगे बढ़ते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएँ और हम सबके सामने अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आज नेशनल काउंसिल, जैसा कि राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया, काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जितने भी इलेक्टेड, जितने भी सिलेक्टेड और जितने भी वर्कर, वॉलंटियर आम आदमी पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए डोर टू डोर करने वाले, हर विंडो तक का हमारा मैसेज पहुंचाने वाले जितने भी पहुंचे हैं, सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे ख्याल में
जिस किस्म का विज़न हमारे लोकप्रिय और देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस किस्म का विज़न दिखाया, उसके बाद बोलना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने दिल से बोला है और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। हमने भाषण बहुत सुनते हैं हम दूसरों के भी, लेकिन पता चल जाता है वो दिल से नहीं बोलते। जब दिल से निकलती है बात वो असर रखती है, और दिल के साथ आंखों का भी बहुत मैच होता है। जो बात दिल से निकलती है वो आंखों से भी पहचानी जा सकती है, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए एम्बेसीज वाले रेटिना लेने लगे हम। ये चीज़ लोग चेंज कर लेते हैं, इस पे तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा लोगे, रेटिना चेंज नहीं हो सकता। सो एक बार मैं चाहूँगा एक ऐसी ताली बजनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी, मैं सोच रहा था जब जो बोल रहे थे, इनकी इन्हीं बातों से कायल हो के हम अपने प्रोफेशन छोड़कर यहाँ आए। जब ये रामलीला ग्राउंड में बोलते थे, जब हर रोज एक पीसी होती थी, तब आंखें बोलती थी, दिल बोलता था। इन्हीं बातों से कायल हो के हम सब लोग अपने अपने प्रोफेशंस को भी छोड़ के आए हैं। कईयों ने नुकसान भी कराया, पर्चे हुए, जेल में भी साथी हमारे बैठे हैं। तो इसीलिए आए हैं कि देश के लिए कुछ करना है, वरना पैसे कमा के दुनिया, बहुत बड़े बड़े बैंक खाते छोड़कर लोग चले जाते हैं, साथ कुछ नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया याद रहता है। मेरा एक छोटा सा शेर है। मैं भगत सिंह को देखकर जब मैं निकलता हूं कभी भी, तो भगत सिंह जी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैचू भी आ जाता है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। 90 साल के बुजुर्ग आपके पड़ोस में, आपके गांव में बिस्तर पर पड़े होंगे, डेथ बेड पर पड़े हैं, मौत को उड़ीक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं जानता करतार सिंह मर गया या जिंदा है। अच्छा, अभी मरा नहीं, मतलब मौत को भी कई लोगों को ढूंढना पड़ता है कहाँ रहता है। और उधर 23 साल की उम्र में फांसी का रस्सा चूमा। हमारी क्या, आने वाली 100 पीढ़ियां भी भगत सिंह जिंदाबाद करती रहेंगी। तो 90 साल और 23 साल 4 गुना कम हो गई ना। तो सालों से नहीं बड़ा होता आदमी, बड़ा ख्यालों से होता है। तो जिस किस्म के ख्याल आम आदमी पार्टी ने लोगों को दिए, बेमिसाल। गुजरात की टीम बैठी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देखो, हर स्टेट का अपना अपना योगदान है। दिल्ली ने हमें सरकार दी, गोवा ने पंजाब ने सांसद दिए लोकसभा के, गोवा वालों ने पहली बार साउथ में खाता खोला, गुजरात वालों ने राष्ट्रीय पार्टी बना दी। जब भी कहीं पढ़ा जाएगा हिस्ट्री में कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनी थी, उसका सही आंसर होगा गुजरात इलेक्शन के बाद। तो आपका नाम हिस्ट्री में आ गया। मेहनत की सबने की, करनी भी चाहिए, और मेहनत से ही ये नतीजा है, जैसा कि सीएम साहब बोल रहे थे कि हम लोग जहां जाते हैं हमारे बारे में ये फैलता है कि ये लोग आ गए, अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। हम कुछ नहीं कहते किसी को, हम कोई लड़ाई नहीं कराते, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, कोई हमारा मसल पावर नहीं यूज करते,
हम तो सिर्फ सीधा कहते हैं स्कूल ठीक कर देंगे, सड़कें बना देंगे, बिजली मुफ्त दे के दिखा दी है 2 राज्यों में, आपके बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार दे देंगे। ये कोई पार्टियां करती नहीं थी। इस बात के लिए भी मैं आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। हम तो उस दिन नहीं थे जिस दिन ये झाड़ू का चुनाव चिन्ह रजिस्टर करवाने गए थे, हम में से ज़्यादा नहीं थे। तो कैसे फॉर्म भरे होंगे पार्टी बनाने के लिए, कैसे कितने गवाह लगे होंगे, कितने कागज़ लेके गए होंगे इलेक्शन कमीशन में। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वोट मांगते थे और जीत भी जाते थे, वो गलियों में पर्चे बांट रहे हैं, धरती पर ले आए। इन्होंने कहा भी था हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं, सीख गए ना। अब स्कूलों में जाना भी शुरू कर दिया, अब अस्पतालों की बातें भी करनी पड़ रही हैं। तो आप सबको मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पंजाब में सरकार है, मेरे सभी कैबिनेट के और मेरे 92 मेंबर जो हैं मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। 8-9 महीने हुए हैं अभी, वो काम कर दिए जो सरकारें जाते जाते भी नहीं करती। आमतौर पे आखिरी 6 महीने में काम करते हैं। शायद लोगों को हमारा 4.25 साल का जुल्म लूट भूल जाए, ये 6 महीने याद रह जाएं। अभी कोई इलेक्शन आसपास नहीं है, लेकिन हमने पंजाब में इतना अच्छा काम किया टीम के साथ मिलके कि आज पंजाब के लोग बोलने लगे हैं यार कुछ तो फर्क है उनसे, है तो फर्क यार, जो कहते थे कर रहे हैं। गारंटियां तो जो अरविंद जी दे के आए थे वो तो पूरी करनी है। हम तो बोनस दे रहे हैं, गारंटियों जो गारंटी ली भी नहीं थी वो भी पूरी कर रहे हैं हम। कोयला की माइन चलाई हमने कल झारखंड में, पछवाड़ा में कोयले की माइन थी पंजाब की, 2015 से बंद पड़ी थी। हमने सब एनओसी वगैरह वहां लोकल जो दिक्कतें थी सब पूरी करके, कल आपने देखा होगा रोपड़ थर्मल प्लांट में पहली ट्रेन पहुंच चुकी है। 70 लाख मीट्रिक टन हम उसमें से कोयला निकालेंगे। कोयले के मामले में आत्मनिर्भर, ये हमने गारंटी नहीं दी थी। जब हमको पता चला कि ऐसे लूट रहे हैं, यहां से पैसा बच सकता है, तो ये कहते थे ना पैसा कहां से आएगा, 1500 करोड़ रुपया पर ईयर बिजली बोर्ड को फायदा होगा इस कोल माइन का। 1500 करोड़, वही 1500 करोड़ से हम लोगों को फैसिलिटी देंगे। फ्री की रेबड़ी बोलते रहते हैं, तो 15 लाख वाला पापड़ तो नहीं बेचा ना हमने कि 15 लाख आ जाएगा हर खाते में। अब इनको रेबड़ियां याद आ रही हैं, वो इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इससे उनको पता चल गया कि इससे लोग खुश हैं इस बात से। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दी। ठीक है, वो मुकर जाएंगे कि हम पैसे नहीं देंगे, ये अपने मुलाजिमों का ख्याल रखना हमारा काम है। बाकी अरविंद जी ने कहा कि पूरी दुनिया के लोग अगर आएँ यहाँ इन्वेस्ट करें, हम नंबर 1 बन सकते हैं। सर उसके लिए पंजाब बिल्कुल तैयार है। आप आज भी इस कार्यकारिणी के बाद मैं और मेरे कैबिनेट के कोलीग, इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगनमान और सारी ऑफिसर्स की टीम चेन्नई जा रहे हैं। कल चेन्नई में इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग है, परसों हैदराबाद है, और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार हैं। और हमने उसका लोगो रखा है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो एनआरआईज हैं, बहुत एनआरआईज हैं, पंजाबी हैं, वेल ऑफ हैं, पूरी दुनिया में पंजाबी हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ। लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए, लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में ब्याही जाए, लेकिन उसकी एक तमन्ना ज़रूर रहती है
कि मेरे मायके की तरफ से ठंडी हवा के बुल्ले आने चाहिए। तो पंजाब हमारे लाखों एनआरआईज के लिए मायका है। जब यहां से कुछ अच्छी खबर जाती है तो उनको हौसला होता है, यार कुछ तो हो रहा है यार, हमारे देश में अच्छा हो रहा है यार। तो जब टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट अपना लुधियाना में लगाएगा तो और उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है यार। जब सनातन टेक्सटाइल 1500 करोड़ रुपया खर्च करके राजपुरा में आएगी, जब हॉलैंड एक फैक्ट्री कैटल फीड बनाने की 100 करोड़ का एमओयू हमारे साथ करेगा, जब बर्बियो कंपनी 47,000 एकड़ की पराली को खरीद के उससे बायो एनर्जी बनाएगा, तो उनको तो थोड़ा फक्र महसूस होगा, कुछ तो हो रहा है। जब फ्रेडनबर्ग कंपनी 38 एकड़ मोरिंडा में लेकर मर्सिडीज के सेंसर बनाएगी, तब उनको पता चलेगा पहले वालों में और इस वालों में क्या फर्क है। ये फर्क है बस। हम हर रोज कुछ ना कुछ नया ऐलान करते हैं। हम चाहते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है वो दिल्ली देश का दिल है। पंजाब के बारे में कहा गया कि भारत है बांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर हमारा देश एक मुंदरी है, जो जिसको आप अंगूठी है, तो उसमें नग जो है चमकता है हीरे वाला, वो पंजाब है। तो इस नग की जो चमक है वो फीकी नहीं पड़नी चाहिए। और कल कोई मुझे टीवी में पूछ रहा था, टीवी वाले, कि जी दिल्ली के साथ नॉलेज शेयर एग्रीमेंट आपका, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जी जो दिल्ली में अच्छा हो रहा है वो हम पंजाब में उससे भी अच्छा कर देंगे, कोई और देखेगा वो उससे भी अच्छा कर देगा। हमें कोई ये कॉपीराइट थोड़ी ले लिए, इंटेलेक्चुअल राइट थोड़ी ले लिए कि हम दिल्ली और पंजाब में स्कूल अच्छे करेंगे। हमें तो चाहिए भाई साहब आइडिया ले जाओ, जहाँ मर्जी अच्छे कर लो। जिस दिन ट्रंप की वाइफ ने कहा कि मैंने स्कूल देखने हैं, फिर मोदी साहब ने एमसीडी वाले क्यों नहीं दिखाए? चाबी तो अरविंद केजरीवाल से लेनी पड़ी। उसको पता था ये अच्छे हैं, उसको पता था एमसीडी वाले खराब हैं, इसीलिए लोगों ने कहा यार कि तुमने अपने तो ठीक कर दिए, भाई साहब हमारे वाले भी ठीक कर दो, इसीलिए एमसीडी जीत गए। करेंगे करेंगे करेंगे। पंजाब में हम 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस, बहुत कमाल के स्कूल बनाएंगे। मैंने बीसी 32 यूनिवर्सिटियाँ हैं पंजाब में, सरकारी और प्राइवेट। मैंने सभी बीसीस की मीटिंग ली। मैंने उनको कहा कृपया फीसें ले लो, कोई बात नहीं, महंगी फीसें हैं, लेकिन कम से कम वहाँ से जॉब सीकर्स ना निकालो, जॉब प्रोवाइडर्स दो। आप लोग फीस लेके डिग्री देके उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हो, वो हमारे घर के आगे धरना दे के बैठ जाते हैं, टैंकियों पे चढ़े जाते हैं, टावर पे जाते हैं। नौकरी आप अगर आप एक स्किल्ड पर्सन पैदा करोगे, वो स्टार्टअप शुरू करे, तो वो कितने आदमियों को और नौकरी देगा। जोमेटो पंजाबी है सर, फरीदकोट का, जोमेटो चलाया जिसने। ओला सानेवाल का है सर, ओला वाला। फ्लिपकार्ट पंजाबी है सर। हाँ, उनके ऑफिस बेंगलोर में है, पुणे में। अब उनको भी कह रहे हैं आ जाओ, मोहाली में ऑफिस बनाओ ना, कॉल सेंटर बनेगा, कितने लड़के लड़कियों को अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, जोमेटो से निकल के और कहीं जाएंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत मान महसूस हो रहा है इस पार्टी में आकर और पार्टी का वर्कर बनकर। यही पार्टी है, जैसा कि अरविंद जी ने बोला, जब चप्पलें घिस जाती हैं एक एमएलए बनने के लिए, यही पार्टी है जो 26 साल 27 साल 28 साल 29 30 31 32 साल के लड़के लड़कियों को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देती है। यही पार्टी है। वरना हालात देख लो, हिमाचल में सरकार बन गई, मंत्रिमंडल नहीं बना। सुक्खू जी उनके साथ पैदल भी चल लिए 10 किलोमीटर के, बता दो कौन कौन लेने हैं, फैसला नहीं हो रहा।
इतनी देर में बीजेपी वालों को टाइम मिल जाएगा, इतना टाइम लगाते नहीं है वो, और कांग्रेस वाले भी इतना टाइम देते नहीं है जाने में। हाँ ठीक है ना, एक ही पार्टी है जिसके 2 एमएलए हैं गोवा में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए ऑफर किए। तो हमने कहा भाई साहब जो मार्केट में ही नहीं है वो बिकेगा कैसे? भाई हम मंडी में ही नहीं है, हमें कीमत क्यों लगा रहे हो? हमारी कीमत ही कोई नहीं है। तो पंजाब सर गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा। दिल्ली वालों ने पंजाब को ये बताया कि ऐसे हो सकता है, पंजाब वालों ने दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ा, और अब पंजाब गेटवे ऑफ इंडिया आपके लिए तैयार करेंगे। पंजाब के काम, दिल्ली के काम हम पूरे देश में लेके जाएंगे। हमारी धड़कन में देश है, धड़कन में पंजाब है, और ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए तो भी पंजाब नाम के जो सेल हैं बी पॉजिटिव, मेरे ख्याल में हमारा तो पी पॉजिटिव ही आएगा, पंजाब पॉजिटिव। तो हम तो सर पंजाब और देश के लिए खड़े हैं। देश को आज़ादी लेके दी पंजाब ने, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ 90%। अभी भी अंडमान निकोबार जाओगे सर, नाम लिखे पड़े हैं सर, 95% नाम पंजाबियों के हैं जिनको काले पानी भेजा गया था। अभी भी आप चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे सर, आपको पंजाबी मिलेंगे। सबसे पहले सीना हमारा, गोली के दुश्मन की आएगी, सीना हमारा है। तो उस आज़ादी को लेके बचाना भी है। और हमारी बॉर्डर स्टेट है, हर रोज कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा इतना, हमारी सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि सर कोई गोली बम या कोई ड्रोन ये इसको तोड़ नहीं पाएगा। हम इकट्ठे रहते हैं पंजाब में और इकट्ठे ही रहेंगे। और आप सबको जो भी आज यहाँ पे आए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। मेरा मंत्रिमंडल बैठा है, अच्छा लग रहा है, और दिल्ली का मंत्रिमंडल बैठा है, अच्छा लग रहा है। और एक दूसरे के लिए हमने काम किया, दिल्ली के गलियों में हमने काम किया, गुजरात की गलियों में हमारे कोई ना कोई हमारा पंजाबी जो है इंचार्ज होता था वहाँ पे, और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला हमें पंजाबियों को। पंजाबियों का मान, पगड़ी की शान जो है वो गुजरात में हमें देखने को मिली कि लोग कितना प्यार करते हैं पंजाबियों से, और उस शान को और उस मान को हम बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।